So, hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA exam. NDA एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करो, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे डिफ़िकल्ट समझते हैं बिकॉज उनको सोर्स नहीं मिलता कभी कभी कौन से क्वेश्चन उन्हें प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए और कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए वो उन्हें पता नहीं लगता. सो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ. ये मैंने एक नई सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं. मैं एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है 10 का दम. इसमें मैं क्या करूँगा, आपको हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा. कौन कौन से अभी तक प्रीवियस ईयर में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं डिफरेंट टाइप के. ऐसा नहीं करूँगा कि एक ही टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एनडीए एग्जाम में पूछे गए, ताकि आपको कोई भी टाइप छूटे ना. ये मैं सारे चैप्टर्स के लिए करने वाला हूँ. और पहला जो चैप्टर हमने लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है एनडीए एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं. तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस एनालाइज करो, खुद ट्राई करो पहले सॉल्व करने की, फिर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसके हिसाब से सॉल्व करो. इसमें सारे बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन हैं जितने भी पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से. सो इस वीडियो को एंड तक देखना. अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. माय नेम इज सचिन उपाध्याय. यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में. ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये मैंने स्लाइड इसलिए रखी है ताकि आपको जब आप शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को आपको एक रिवीजन हो जाए कि ये सारे हम लोग आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाले हैं. सो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें ये सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं जनरली. तो मैं आपको इस बार बता दूं कि ये सारी आइडेंटिटी हम लोग इन क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं. आप एक बार इन्हें रिवाइज कर लो, ठीक है. सो ये सब आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, एनडीए एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और कुछ एंगल से पूछे जाते हैं कि अगर इस एंगल की वैल्यू क्या होंगी. सो जो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में भी आते हैं और एनडीए एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, वो ये सारे एंगल हैं: 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री. अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हो. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये टेबल याद कर लो. अगर याद कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वरना इनकी वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब ज़्यादातर बच्चे नहीं निकाल पाते. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं 18, 36, 54 एंड 72 ये याद कर लें आपके बेटरमेंट के लिए, ठीक है. ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कभी कभी एनडीए एग्जाम में. सो इसलिए मैंने ये स्लाइड दे रखी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को. पहला जो हमारा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद देख लेना, ठीक है. पॉज करके खुद ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इसका. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिटी बेस्ड. आइडेंटिटी बेस्ड मतलब कि कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. जो हमने पीछे अभी आइडेंटिटीज़ पढ़ी ना, जैसे एडिशन वाली आइडेंटिटीज़ हो गई, मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटीज़ हो गई, हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी हो गई, तो उन पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है. अब जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन 3a मतलब 3 इंटू एंगल इज x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. काफ़ी आसान क्वेश्चन है. x इज इक्वल टू साइन 3a है, ठीक है. अभी हम पीछे आइडेंटिटी पढ़ के आए कि साइन 3a कितना होता है. वैसे हमें आइडेंटिटी से याद होना चाहिए, बट मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा. साइन 3 होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है. ये इसका आंसर होता है, मतलब 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, मतलब इसका आंसर 4th होगा. बट अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बताया ना कि आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. बट तभी भी मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए इसे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ साइन 2a प्लस ए, ठीक है. अब ये एडिशन वाली आइडेंटिटी हो गई, साइन a प्लस b वाली आइडेंटिटी हो गई. तो इसे खोल के अगर हम रखेंगे तो आ जाता है साइन 2a, ठीक है, कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a, ठीक है. ऐसे हम लोग इसे खोल सकते हैं, वेरी सिंपल. उसके बाद हम लोग इसमें आइडेंटिटी और भी लगा सकते हैं. जैसे हम लोग साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, और हम लोग कॉस 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. तो उससे हम लोग आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी. कैसे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, तो ये जगह साइन a कॉस स्क्वायर a, ठीक है. और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये जगह साइन a माइनस 2 साइन क्यूब है, ठीक है. ऐसा समथिंग हो जाएगा, ठीक है.
उसके बाद जो ये आइडेंटिटी है इसे और हमें सॉल्व कर सकते हैं। साइन कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उससे हमारी लास्ट जो आइडेंटिटी बच जाएगी वो जाएगा 3 sin A - 4 sin क्यूब A। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, इससे आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। बाकी डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी वैसे याद होनी चाहिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आइडेंटिटी बेस, काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंसेस पर। हाइट एंड डिस्टेंसेस काफ़ी ईजी होता है, बट इसमें जो 2-3 फॉर्मूले हमारे लगते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट लगता है हमारा tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बेसिकली लगता है पहला। सेकंड जो होता है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो काफ़ी आसान होता है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो भी कह सकते हो। ठीक है, पर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये कह सकते हो। उसके बाद तीसरी जो चीज़ लगती है वो ट्राइंगल के रूल्स लगते हैं, ट्राइंगल के एंगल वाले रूल्स जो होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी जो हाइट वाली प्रॉपर्टी होती है, बाकी एक कॉस थीटा वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगती है। ठीक है, बाकी एंगल्स तो हमें पता ही है। हाइट एंड डिस्टेंसेज में ये क्वेश्चन है बेसिक, उससे उसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एक बिल्डिंग दे रखी है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये बेस है बिल्डिंग का, इसे 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर से हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन लिया टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रही, यहाँ से हमने एक एंगल नापा, एलिवेशन मतलब ऊपर को, तो हमने क्या नापा उसको 30 डिग्री। 30 डिग्री आया वो हमारा। तो हमें बताना है क्या हाइट होगी बिल्डिंग की, हाइट। तो हमें ये एंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के फॉर्म में बन गया है, तो हमें दिख रहा है कि ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। तो यहाँ पे हमें tan थीटा का फॉर्मूला आ गया। हमारे पास थीटा भी है जो सामने वाला एंगल होता है हाइट के, और हमारे पास बेस भी है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। tan थीटा क्या है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हाइट हमारी, और हमारा बेस क्या है 30। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होता है क्या 1/√3, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई √3। ये हो जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, कितनी हो गई 30 डिवाइडेड बाई √3। अब 30 डिवाइडेड बाई √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई √3 को लिख सकते हैं 3 × 10 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी √3 से √3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा √3 × 10 इज इक्वल टू हाइट आ जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन है वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, तो ये हमसे हमारा आंसर थर्ड सही आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आराम से सॉल्व हो गया आपसे। आगे हम लोग ये एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने देखा, जैसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं इसकी PDF आपकी, मैं इसकी जो PPT है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन है उसे कर सकते हैं। उसके कमेंट्स में जो आंसर लिख देना होमवर्क क्वेश्चन के जो भी आपने किया, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड टाइप का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो एंगल बेस का क्वेश्चन रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल बेस भी। इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंगल, तो आपको डिफरेंट टाइप के एंगल्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो tan के एंगल पे बेसिस पे लिया है। ये इजी क्वेश्चन है, बट इसे डिफरेंट तरीके से करते हैं लोग, मतलब tan 53 देख के कन्फ्यूज आते हैं बच्चे, क्योंकि tan 53 फेमिलियर नहीं होते वो। तो tan 53 को हम लोग क्या लिखते हैं, 53 इज इक्वल टू 4/3। बट जब भी याद रखना, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा उसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो किसी नॉर्मल एंगल से होगा ही। जैसे नॉर्मल एंगल कौन से होते हैं, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, ये नॉर्मल एंगल्स होते हैं। इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन पक्का होगा जो क्वेश्चन पूछा होगा। यहाँ पे हमसे पूछा tan 8 डिग्री। ठीक है, अब मैं 58, 53 और 8 के बीच में अगर डिफरेंस निकालूँ तो मेरा कितना आता है 45। अरे वाह, ये तो मेरे को पता है 45 की वैल्यू है ना, तो मैं tan 53 और 45 निकाल सकता हूँ। तो मैं tan 8 निकालना है, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 53 - 45। अरे वाह, ये तो क्या बन गया tan ऑफ A - B। ये तो मेरे को आता है, मैंने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, लगा देते हैं tan ऑफ 53। tan A - tan B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A - B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A - tan B 1 + tan A tan B। ठीक है, 1 + tan A tan B। अब मेरे को इन्होंने वैल्यू दे दी भाई कि tan 53 4/3 होता है, और tan 45 मेरे को पता है 1 होता है, तो मैं इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ 4/3 - 1 अपॉन 1 + 4/3। तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ इसे 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो गया 1/7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/73। ठीक है, काफ़ी आसान से हमने इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल बेस्ड।
आपको सिर्फ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और उनका रिलेशन। मैंने हमेशा बोला कि वो ऐसा कोई अनस्टैंड क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ रिलेशन देंगे कि 8 और 53 से कुछ नॉर्मल एंगल से रिलेशन बन सकता है। तो हमेशा नॉर्मल एंगल से रिलेशन ढूंढो, उसे माइनस करके देखो, उसे प्लस करके देखो क्या कोई रिलेशन बन रहा है, और आइडेंटिटी ला के उसे सॉल्व कर दो। इसलिए बोला कि ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो एक सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, और इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू √1 √3 दे रखी है, हमें tan की पावर 6 थीटा और कॉट की पावर 6 थीटा दे रखा है। इतने बड़े एंगल दिए होते हैं तब डरना शुरू हो जाते हैं हम लोग और स्किप करने की ट्राई करते हैं, बट यार इन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। मतलब अगर थोड़ा हम लोग अप्रोच लगा देंगे ना, थोड़ा हमें आइडेंटिटीज याद होंगी, तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है भाई √3, तो हमें 6 दे रखा है। 6 निकालने के लिए पहले क्यूब करना पड़ेगा, तो हम लोग क्यूब कर लेते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का हम लोग क्या कर लेते हैं, होल क्यूब कर लेते हैं। तो ये 3 √3 का भी होल क्यूब हो जाएगा, बोथ साइड करेंगे तो। अच्छा, tan क्यूब का tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, हम लोग यहाँ पे क्यूब की प्रॉपर्टी खोल रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब की प्रॉपर्टी। अच्छा है, tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, और आ जाएगा प्लस 3 tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 3 √3 के इक्वल आ जाएगी, जो कि है राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये दोनों को तो सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, एक कॉट थीटा एक tan से कट जाएगा, ये tan थीटा एक कॉट से कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 tan थीटा और 3 कॉट थीटा और इक्वल टू 3 √3। अच्छा, tan क्यूब थीटा तो ऐसा ही रहा, कॉट क्यूब थीटा भी भाई ऐसा ही रहा, कोई छेड़ नहीं रहा। 3 कॉमन ले लिया तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोथ साइड का है 3 √3। अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, तो ये 3 √3 बन गया, ये भी 3 √3 भाई, कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था आपसे कि tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी है, उसमें आंसर 0 होता था, बट यहाँ पे tan 6 पूछा है। तो अगर मेरे पास 3 दे रखा है, मेरे को 6 बनाना है, तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर कर लेते हैं tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, इसको कर लेता हूँ मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, tan 6 थीटा प्लस कॉट 6 थीटा प्लस 2 tan 3 थीटा कॉट 3 थीटा। ठीक है, ये क्या आया, आ गया। ये क्या है, 0 है, 0, ये क्या है, 0 है, 0। ठीक है, 0 बिल्कुल 0। ठीक है, और ये क्या है, +2 tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, tan 6 थीटा प्लस कॉट 6 थीटा इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने tan क्यूब थीटा प्लस इसका स्क्वायर किया था, ये 0 था, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो tan 6 थीटा प्लस कॉट 6 थीटा हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, -2 के इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया है, -2 इसका आंसर होगा। देखा आपने कैसे हमने अप्रोच किया। आपको इसके लिए आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, किस टाइप की आइडेंटिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी किस मोमेंट पे लगानी है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो हमने अप्रोच कैसे शुरू करी, सबसे हमने देखा कि हमें 6 बनाना है, तो हमें पहले 3 बनाया। 3 बनाने के बाद हमें 3 की आइडेंटिटी मिल गई कि 3 की वैल्यू मिल गई कि 0 आ रहा है। तो हमने देखा कि 3 की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं इसका स्क्वायर करके 6 निकाल सकता हूँ। तो मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसके लिए हमें कोई और वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी, डायरेक्टली सॉल्व करके हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो ये हमने 4th टाइप का क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम 5th टाइप के क्वेश्चन में जंप करते हैं। 5th टाइप का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, तो ये मैंने नाम दिया है इसे तो स्किप करूंगा, इसे तो स्किप कर दूंगा। मतलब कि यार क्या क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है ना। तो जनरली हमारे माइंड में यही आता है जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा। बट एनडीए के एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना सही रहता है। बट अगर आपके पास टाइम है और आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो दिस क्वेश्चन कैन बी लाइफ मार्क्स सेविंग। ठीक है, लाइफ सेविंग तो नहीं, मार्क्स सेविंग। मार्क्स आपके आराम से सेव हो सकते हैं अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्योंकि ये दिखने में हार्ड है, करने में बहुत आसान है। कैसे दिखाता हूँ अभी। अब सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने अभी आपको शुरुआत में प्रॉपर्टीज़ रटवाई, सिंपल वही प्रॉपर्टी लग रही है भाई। इन टाइप के क्वेश्चन में जब भी यहाँ एंगल दिए होते हैं, ये जनरली कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन 90 - थीटा इज नॉट ओनली बस कॉस थीटा के इक्वल होता है। और हमें पता है कि कॉट 90 - थीटा भी tan थीटा के इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कॉस में भी वाइस वर्सा। ठीक है,
भाई वही प्रॉपर्टी तो लग रही है, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आ रहा है। बहुत सिंपल। कॉस 67 कितना होता है, साइन 23 के इक्वल। कॉस 67 कितना होता है, साइन, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर 23। कैसे आया, कॉस 67 साइन 23 के इक्वल होता है। अभी मैंने किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इस प्रॉपर्टी का। कॉस ऑफ 90 माइनस 67 इक्वल टू कितना कितना 23 है, सॉरी 23 इक्वल टू 67, कॉस 67, तो ये साइन 23 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 23, तो साइन स्क्वायर 23 हो गया। प्लस सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है, बट इसमें आता है कोसेक, तो मैं इसे 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस 52 इज साइन 38 के इक्वल होता है, ठीक है, साइन 38 के इक्वल होता है। तो मैं इसे 1 अपॉन कॉस ऑफ 52 लिख सकता हूँ, और कॉस ऑफ 52 साइन 38 के इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी, ये हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 23 हो जाएगा। ये इसमें साइन को कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में, सेम चीज़, ठीक है। प्लस ये भी कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करता हूँ, कॉस स्क्वायर 20 माइनस साइन टेन स्क्वायर 70, अरे वाह, ये तो 1 ही होता है, हमें पता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बना देंगे, ठीक है। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री लूंगा तो कॉट से बन जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस को सेक लिख दूंगा, सेक को टेन लिख दूंगा, ठीक है। तो वो सेम चीज़ आ जाएगी, तो हमारे यहाँ पे नीचे भी 1 बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। हमने बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। देखो, इतना हार्ड लगने वाला क्वेश्चन हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से आराम से सॉल्व कर दिया, बट हम लोग इसे स्किप कर देते हैं एनडीए एग्जाम में, जो हमें नहीं करना होता, ठीक है। हमें बस देखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगने हैं भाई, इन्हें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व कर लूंगा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तभी भी समझ, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा एक और बार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन इंक्लूड किया, अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन का एक्सेस करना है तो मैं वही टेलीग्राम में इसकी पीपीटी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इन सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकते हो अपने से, और होमवर्क वाला पक्का सॉल्व कर लेना, और कॉमेंट या फिर टेलीग्राम में मेरे को इसका आंसर बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट मिन मैक्स। मिन मैक्स क्या होता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम निकालना है किसी क्वेश्चन में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगती है किसी किसी क्वेश्चन में, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दिया हुआ है एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, रेंज दे रखी है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आप लोगों को पता होगा, जो पढ़ रहे हैं एनडीए के बारे में, नहीं पता तो क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। 37 और 38 क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम से ही लिया है, दिख रहा है आपको। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, और जिस वैल्यू पे एक्स मिनिमम आया है उसकी वैल्यू बतानी है ए की। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, तो बोनस मार्क्स 2.5 2.5 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिल गए दो एक ही क्वेश्चन से। अब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। वेरी सिंपल, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, रेंज दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, निकालना है एक्स की वैल्यू जिसपे एक्स की मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब भी आपको मिनिमम वैल्यू पूछा हो या मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए ए एम जी जिन्होंने जेई की तैयारी करी होगी उन्हें एम के बारे में बहुत फैमिलराइज्ड होंगे वो, बट एनडीए वाले इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते एम का, पता नहीं क्यों, मैं भी करता था काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को अच्छा लगता था एम का यूज़ करना है मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन में। अब कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन से डिवाइड किया तो साइन ए, साइन से डिवाइड किया तो 1, और ये 1 साइन से डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन ए। तो एक्स की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी, मेरे को ये पता लग गया, 1 से तो बड़ी होगी, क्योंकि इसमें 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन है, और साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए तक 1 से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो होगी ना, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है भाई, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 1 से बड़ा होगा। तो पहले मैंने 1 एलिमिनेट कर दिया कि 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई, 2 3 या 4 में से कुछ आंसर होगा। अब मेरे को इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसी दो चीज़ों की जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो तो एम का यूज़ कर सकते हैं आप, 2 चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ जिसका भी, ठीक है। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अर्थमेटिक मीन ए एम मतलब, और ज्योमेट्रिक मीन जी एम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं, दो वैल्यूज का a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी। तो भाई साइन ए प्लस और 1 अपॉन साइन ए का हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लेट्स सी कैसे निकालते हैं, तो मैं देखता हूँ कैसे निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हो जाएगा साइन ए प्लस 1/sin a डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो होगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1/sin a का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज 1। सिंपल। अब हमें बताया कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो इसमें डाल देता हूँ साइन ए प्लस 1/sin a डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो जी एम आया था। तो मतलब साइन ए प्लस 1/sin a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उधर ले जाओ 2, मतलब साइन ए और 1/sin a हमेशा 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल या उससे बड़ा है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 2। उससे बड़ा या इक्वल है तो मतलब मिनिमम वैल्यू 2 ही तो होगी ना। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, तो हमें मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी एक्स की। एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स किसके इक्वल था, 1 प्लस साइन ए प्लस 1/sin a। अब इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली, 2, और 1 इसमें ऐड हो गया, तो एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आंसर कितना आ गया, 3। हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। अब हमें अगला क्वेश्चन इसी के हिसाब से सॉल्व कर लेना। अब तो बहुत आसान हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताना है किस ए की वैल्यू के लिए वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 3x को 3 पुट कर देते हैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1/sin a। इधर भेज देता हूँ साइन को, तो 3sin a बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। 3sin a इज इक्वल टू साइन क्यूब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए और प्लस 1। अब देखो 3 है 1 है, उधर गया -2 हुआ, साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए प्लस 1 0 के इक्वल हुआ। ये आइडेंटिटी याद होगी आपको, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ए -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 के इक्वल। सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, प्रूव्ड है। ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए 0 कब होता है, ए किस वैल्यू के लिए, π/2 90 डिग्री। 90 डिग्री पे होता है क्या, 90 डिग्री पे नहीं होता बेटा, 90 डिग्री पे नहीं होता, यहाँ 1 होगा, सॉरी 90 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, याद आ गया, 1 होगा यहाँ पे। साइन ए इक्वल टू 1 होगा ना, साइन ए 0 कैसे होगा, साइन ए 1 होगा। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है साइन। ठीक है, और 0 डिग्री पे 0 होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। तो बहुत आसान है। एम जी एम का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा, बट वो आपको एक नई चीज़ पता लग गई। ठीक है, हार्ड लगते हैं क्वेश्चन एनडीए के पेपर में, बट अगर आपको एम जी एम जैसे कॉन्सेप्ट पता है तो मिन मैक्स के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये लगाना मिन मैक्स के क्वेश्चन में एम जी एम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टिंग टाइम। जैसे हमने बोला था ये तो मैं नहीं करूंगा, बट ये वेस्टिंग टाइम है, लोग करते हैं इसे और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरली आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना होता, बट क्या करें, इतना टेम्पटिंग लगता है क्वेश्चन कि जनरली जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें करना कैसे है, सबसे पहले देखो 2x 2 4x 4x 6x 6x 2x, कुछ मैच लग रहा है इसमें, 4 4 6 6 2 2 मैचिंग। अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, सबको एक तरीके का बनाने का ट्राई करना है। तो cot 2x cot 4x, 2 + 4 कितना होता है 6, तो मैं 6 वालों से बना सकता हूँ 4, है ना। तो मैं 6 वाला कॉमन ले लेता हूँ, तो cot 6x मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ ले लिया cot of 4x प्लस cot of 2x। सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज एंड एंगल्स। अगर आपको एंगल्स की वैल्यू याद है और आइडेंटिटीज की वैल्यू याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, cot 2x cot of 4x माइनस cot 6x को क्या लिख सकता हूँ, cot of 2x प्लस cot 4x। वेरी सिंपल। और यहाँ पे आ जाएगा cot of 4x प्लस cot of 2x। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी याद ही नहीं होगी तो भाई कैसे होगा, सॉरी यहाँ cot of 4x नहीं, cot of 2x प्लस 4x। ठीक है, अगर इसकी आइडेंटिटी याद नहीं होगी, cot of a प्लस b की आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, cot 2x cot 4x माइनस cot a माइनस a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है cot of a cot of b माइनस 1/cot a प्लस cot b, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको। और ऊपर क्या है, cot of 4x प्लस cot of 2x। अरे ये तो ऊपर भी सेम हो गया, नीचे भी सेम होगा, तो इसको कट कर दो, कैंसिल हो गई चीज़। ठीक है, अब क्या आएगा, cot of 2x cot of 4x। अच्छा, यहाँ पे भी cot of 2x cot of 4x है, अरे ये भी कैंसिल हो गया, माइनस में आ गया, और यहाँ +1 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, आराम से आपने सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है,
और मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से, आराम से मैं आंसर कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो रहने वाला है टाइम सीरीज़ पे, सीरीज़ एंड पैटर्न्स पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जनरली जो लोग होते हैं उसे, जो स्टूडेंट्स होते हैं उसे देख के डर जाते हैं, वही डरने वाला ही क्वेश्चन लग रहा है यार, इतनी बड़ी सीरीज़ 31 से 59 कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें जनरली एक पैटर्न होता है, आपको एक पैटर्न फाइंड करना पड़ता है। अगर वो पैटर्न आपको मिल गया, अगर आपको पैटर्न मिल गया तो कोई मिल गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको रिलेशन देखना है यार, 31 और 59 में क्या रिलेशन है। 31 प्लस 59 कितना होता है, अरे वाह 90। ये तो फैमिलियर एंगल है बहुत, ये तो बहुत यूजफुल एंगल है। कैसे, जब भी हम लोग tan 90 लिखते हैं, 90 प्लस थीटा या tan 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट और tan इनवर्स होते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो मैं tan ऑफ 59 को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 31, वाह, tan ऑफ 59 को कॉट ऑफ 31 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऐसे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, tan ऑफ 33 और 57 भी कैंसिल हो रहे हैं, tan ऑफ 37 और 53 भी कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 35 और 55 भी कैंसिल हो जाएंगे, 35 और 55 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। सिंपल, सारे कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस पैटर्न फाइंड करना होता है। सो इफ़ यू फाइंड द पैटर्न, आपको थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा अच्छे से, क्लियर माइंड से, शांत माइंड से एक बार सोचो, स्टार्टिंग और एंड के एंगल में रिलेशन देखो। फर्स्ट और सेकंड एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तब मैंने फर्स्ट और लास्ट के एंगल के बीच में रिलेशन देखा, तो मेरे को रिलेशन मिल गया, पैटर्न मिल गया कि इन दोनों का सम 90 इक्वल आ रहा है, तो मैं इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता हूँ, और फिर ये कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा आ गया। बहुत सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मेरे को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज अबाउट हमारा सम एएम एंड जीएम स्टफ, थोड़ा एपीजीपी के रिलेटेड है। तो आपको इसमें एपीजीपी का रिलेशन कुछ नहीं है, बट मैं आपको एएम जीएम के बारे में बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में भी एएम जीएम पूछ लिया हमने, एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था अभी, उसमें भी एएम जीएम का यूज आ रहा था। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दे रखा है हमें, लेट साइन बीटा बी द जीएम ज्योमेट्रिक मीन और साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, टैन गामा बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो हमें बताना है कि कॉस टू बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए साइन जो जीएम और एएम की निकालते कैसे हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा 2 नंबर्स का इस रूट ए बी, हमें पता है, और अर्थमेटिक होता है a प्लस बी बाई 2। तो हम लिख सकते हैं साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन बीटा है साइन अल्फा कॉस अल्फा का अंडर रूट, क्योंकि इन दोनों का जीएम है। उसके बाद टैन गामा किसके इक्वल है, टैन गामा किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। अच्छा, अब हमें कॉस टू बीटा निकालना है। कॉस टू बीटा का अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कॉस टू बीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, बहुत आराम से। ये हमें आइडेंटिटी याद है, क्योंकि निकली कैसे वो भी आप देख सकते हैं। कॉस टू बीटा का फॉर्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर बीटा मैंने साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, सिंपल। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, अब साइन बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है कि अंडर रूट ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिमाग लगाया मैंने कि यार उल्टी आइडेंटिटी भी तो यूज़ कर सकता हूँ मैं, सीधी आइडेंटिटी तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बट उल्टी आइडेंटिटी यूज़ करना भी आपको आना चाहिए कि 1 को मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ इसको बनाने के लिए। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, सिंपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके लिए आपका एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, इसी का सेकंड पार्ट है 32, 31 मैंने आपको करा दिया, 32 सिंपल है। इसमें बस साइन टू सेक टू गामा की वैल्यू निकालनी है, टैन गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, सेक टू गामा की वैल्यू निकालनी है। ये भी आप करके मेरे को कॉमेंट में लिख देना आंसर, और या फिर टेलीग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेना, है बहुत ही ईजी है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। लास्ट टाइप जो हमने 10th क्वेश्चन लिया है, जो हमारा 10 कदम सीरीज का पहला जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसका लास्ट क्वेश्चन है, इज अबाउट कन्वर्जेंस एंड ट्रिक बेस्ड
बहुत ही अच्छी ट्रिक लग रही है इसमें, बहुत ही अच्छे कन्वर्जन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपके अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें हमारी ट्रिक क्या लग रही है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है और इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दोनों क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ है। आजकल का जो ट्रेंड है 2023-22 का ट्रेंड है, दो क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन साथ में आते थे, अब दो क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं जनरली। तो इसमें 47 और 48 क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल दे रखा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सारी आइडेंटिटी सारे वो दे दिए एंगल्स, है ना, इज इक्वल टू 7 है। अब मैं बताना है साइन स्क्वायर 2x साइन 2x में क्या हमारा इक्वेशन बनेगी साइन 2x के टर्म में, कि इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ही। ठीक है, और हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको होमवर्क पे मैं दूंगा, मैं सेम क्वेश्चन होगा, इसे बस होमवर्क में आप कर सकते हैं, मैं पूरी आइडेंटिटी बना के दे दूंगा आपको, उसके आप फिर होमवर्क में तो कर ही लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ये, तो हम जिसे लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 7 दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसे ट्राई करना है कि मैं उस बेसिस पे सॉल्व करूं कि मेरा साइन 2x बन जाए। मेरे को साइन 2x बनाने की ट्राई करना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। तो मेरे को समथिंग 2 sin x cos x में बनाना है। ठीक है, 2 sin x cos x में मैंने बना दिया तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो साइन x और cos x को मैं छेड़ता नहीं हूँ, ये साइन एक्स को कॉस एक्स में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ हर एंगल को। तो टैन को अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स में ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, टैन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। सेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और कोसेक एक्स को मैंने 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इतना भी हो गया, बहुत सिंपल। इज इक्वल टू कितना है, 7 है, बहुत सिंपल। उसके बाद साइन एक्स और कॉस एक्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, और ये तो क्या रहा, साइन एक्स कॉस एक्स, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिंपल। ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, 1, ये क्या बन गया 1। तो इसे लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ये बन गया कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखो, अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। हमने इन दोनों में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देख लिया, हम लोग कॉमन ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स तो रहा ही। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, साइन 2x, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, बट यहाँ क्या है हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम ऊपर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बहुत सिंपली, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस 2 अपॉन साइन 2x। ठीक है, और उस साइड बन जाएगा 7 माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 ये था 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स था ना, उसे उधर साइड ले जाएंगे तो 7 माइनस होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, क्या आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको आपको आगे जाके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या किया हमने क्या किया, साइन एक्स हमारे पास क्या बचा था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बचा था, और हमारे पास क्या बचा था कि 1 प्लस 2 अपॉन साइन 2x। ठीक है, ये बचा था, और हम उस साइड ले गए थे वो वाले को, साइन 7 माइनस 2 अपॉन साइन 2x। अब हमने सबको साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को इसको भी साइन 2x में कन्वर्ट करना है। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, और इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसमें आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, तो वो सिंपल बनाता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि होता है साइन 2x, तो ये 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा, और हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हो जाएगा 7 माइनस 2 साइन 2x, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। अब आप साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी t या फिर कुछ भी y ले सकते हैं, y ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अपॉन वाई का स्क्वायर। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो इक्वेशन आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर साइन 2x का स्क्वायर माइनस 44 साइन 2x और प्लस 36 इक्वल टू 0। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ग्रुपिंग करनी होती है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ग्रुपिंग करनी होती है। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन कन्वर्जन एंड ट्रिक्स बेस में क्यों लिया, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। देखो जनरली इन वाले क्वेश्चन में आप ट्राई करो कि जो बड़े एंगल्स होते हैं उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बन जाए। उसके बाद आपकी कोई आइडेंटिटी बनेगी, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन में जनरली ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, इनमें टाइम वेस्ट होता है आपका, तो इन्हें ट्राई करो कि लास्ट में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तभी मैंने इसे लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है और कोई ज़्यादा ट्रिक लगती नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, बट अगर टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। इसमें आपको साइन में आपको सबको ब्रेक करना पड़ता है, फिर आप sin 2x जो जिसके बेसिस पे आपको निकालना है उसे समथिंग y ले लो और उसके हिसाब से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इसी आपको आइडेंटिटी से एक इक्वेशन बनानी है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे आपको a और a माइनस b प्लस 2c की वैल्यू निकालनी है और वो आप निकाल के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो दैट वॉज द क्वेश्चन, ये आपका एनडीए में आया था। और अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जनरली सारे जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बचे नहीं हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मैंने जनरली जितने क्वेश्चन कवर हो सकते थे ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन लगता है कि कवर करना चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा, बट मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन इनफ है। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री में डिफिकल्टी आ रही है तो इन 10 टाइप के क्वेश्चन को भी अगर आप करके जाओगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को कवर कर लोगे और एनडीए में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। कमेंट करो कि दूसरा सेकंड जो टॉपिक इस सीरीज़ का लाना चाहिए वो किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, कौन से अगली वीडियो कौन से आनी चाहिए इस सीरीज़ में। तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा जनरली, जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस पर, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।